नमस्कार। वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। बच्चों, यहाँ पर आज हम उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 6 विषय गणित में अभ्यास 2D को हल करेंगे। इस अभ्यास में हम पहले चीज़ों को समझेंगे, जो विषय है उसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो अभ्यास प्रश्न है हमारा, जो एक्सरसाइज है उसको हम हल करेंगे। इसके पहले की जो भी अभ्यास प्रश्न है, जो भी अभ्यास है, उनकी वीडियो के जो लिंक हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या जो प्लेलिस्ट है आपके क्लास की, यानी कक्षा 6 के नाम से एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको आई बटन में मिल जाएगा। वहाँ से आप गणित विषय की जितने भी अभ्यास प्रश्न मैंने हल कराए हैं वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको सभी अभ्यास प्रश्नों के सभी अध्याय जो हैं उसके लिंक आपको मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं समय न गवाते हुए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि हमको पढ़ना क्या है। थोड़ी सी जानकारी है, हम पढ़ लेते हैं फटाफट, उसके बाद जल्दी से ही एक्सरसाइज को भी हल कर लेंगे। पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रिया। अब पूर्ण संख्याएं हैं तो पूर्ण संख्याओं में हम भाग कैसे करते हैं ये सीखना है। देखिए, भाग करने के लिए सामान्यतः हम क्या करते हैं, पहाड़ा याद कर लेते हैं, यानी जो टेबल होता है याद कर लेते हैं, और उसी टेबल के सहारे, उसी टेबल के इस्तेमाल से हम भाग करते हैं संख्याओं में। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है, आप देखेंगे कि मान लेते हैं अगर कोई संख्या है, जैसे 20 है। ठीक है, अब कह रहा है 5 से 20 को भाग देना है, तो हम क्या करेंगे, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 5 दूनी 10, 5 तें 15, 5 चौक 20। कितनी बार गया, 4। यहाँ पे हमने लिख दिया 20 और यहाँ पे काट दिया, यानी काटने का मतलब है कि अब यहाँ पे 0 0 आ गया। ठीक है, तो भाग कितनी बार गया, 4। 4 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो जब कोई संख्या पूरी पूरी कटेगी तो वहां पे क्या मिलेगा, हमें पूर्ण संख्याएं मिलेंगी। अगर पूरी तरह से भाग जा रहा है तो उत्तर में हमें क्या मिला, पूर्ण संख्या मिली। अब एक चीज आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारी पूर्ण संख्या कितनी आई, 4। यानी 5 से 20 को भाग करेंगे तो 4 आएगा। अब यहाँ पे एक चीज आप देखिए, 20 को हमने भाग किया 5 से। चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम पहले 20 में से 5 को घटाते हैं। 20 में से 5 को घटाया हमने तो कितना बचा, 15। ठीक है, कितनी बार घटाए, पहले हमने एक बार घटाया। ठीक है, अब इसमें से फिर से एक बार 5 को घटा दीजिए, यानी 5 को हमने दूसरी बार घटाया तो कितना बचा, 10। ठीक है, यहाँ पे हम फिर से लिखते हैं 10। 10 में से 5 को घटाएंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, 5। यानी हमने 3 बार 5 को घटाया तो हमारा कितना आ गया उत्तर, 5। अब इस 5 में से हम 5 फिर घटाते हैं तो हमारा क्या आया, 0। और हमने घटाया कितनी बार, 4 बार। यानी 5 को अगर हम 4 बार घटा दें 20 में से तो हमें क्या मिल गया, भागफल। यानी जो गुणा है, वो गुणा जो है उसको हम कहते हैं जोड़ की संक्रिया। ठीक है, और जो हमारा भाग है ये क्या है, ये घटाव की प्रक्रिया है। किसी संख्या में से, जैसे यहां पे देखिए क्या कह रहा है, 5 से भाग करना है 20 में, यही तो कह रहा है। 5 से डिवाइड करना है 20 को, यानी 5 को हम 20 में से कितनी बार घटा सकते हैं, वही हमारा भागफल है। 5 को हम 20 में से कितनी बार घटा सकते हैं वही हमारा भागफल होगा। जैसे अभी मैंने पहले बताया, 5 को 20 में से हम 4 बार घटा सकते हैं, वही हमने क्या किया, 5 चौका 20, 4 बार हमने यहाँ पे घटाया और हमारा क्या आ गया, 20 आ गया, और ये खत्म हो गया, भागफल हमारा आ गया। ठीक है, 4 आ गया ना भागफल हमारा। तो यही होती है भाग की प्रक्रिया। तो यहाँ पे आपने देखा भाग की प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 5 गुणे 4 है यानी 20 आ गया। तो 20 को अगर हम 4 से भाग करें तो 5 आएगा, और इसी 20 को अगर हम 5 से भाग करें तो हमारा 4 आएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, यहां पे एक चीज देखेंगे, अगर हम किसी संख्या में, एक संख्या 8 है, इसको हम भाग करें 0 से, तो आप ये बताइए किसी भी संख्या में से हम 0 को कितनी बार घटा सकते हैं। यहां पे हमने 8 में से 0 को घटाया तो हमारा कितना बचा, 8।
फिर हम शून्य को घटाएंगे, फिर कितना बचेगा 8, फिर शून्य को घटाएंगे, फिर कितना बचेगा 8। यानी ये 8 आता जाएगा, ये खत्म नहीं होगा। इसीलिए हम कहते हैं हम जब किसी संख्या में, किसी पूर्ण संख्या में, क्या है, किसी पूर्ण संख्या में शून्य से भाग देते हैं तो क्या आता है, उसको हम कहते हैं अनंत। और अनंत को हम कैसे दर्शाते हैं, इस तरह से, इस चिन्ह से हम अनंत को दर्शाते हैं, इसी को हम कहते हैं अनंत। ठीक है, किसी भी पूर्ण संख्या में हम शून्य से भाग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अनंत। या इसी को हम कहते हैं परिभाषित ना होना। अनंत का मतलब होता है परिभाषित ना होना या परिभाषित नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। किसी भी पूर्ण संख्या में अगर हम 1 से भाग करते हैं देखिए क्या आएगा। देखिए मान लीजिए 2 है, हमें 1 से भाग करना है 2 में, यहाँ पे दिया है ना, तो हमको पता है किसी भी संख्या में 1 से भाग करते हैं तो 2 ही आता है। क्यों आता है, अब 2 में से 1 को घटाइए आप, कितना आएगा 1। ठीक है, हमने कितनी बार घटाया, अभी 1 बार घटाया 1 को। अगली बार फिर हम 1 को घटा देते हैं तो क्या आया, 0। यानी 2 बार जब हम घटाते हैं 1 को, हम किसी भी संख्या में उतनी बार ही घटा सकते हैं। ठीक है, तभी हमारा उतना उत्तर आएगा। अब 3 में से 1 को घटाएंगे तो 3 बार 1 को घटाना पड़ेगा। 4 में से, यानी 1 से 4 को भाग करेंगे तो इसका मतलब 4 में से 1 को हम 4 बार घटा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए उत्तर हमारा 4 आता है। जब भी हम भाग करते हैं, आप यहां देखेंगे, हम जब भी भाग करते हैं, जैसे 4 है, 4 को भाग करना है 1 से, हमने ऐसे लिख दिया, तो आप उत्तर में क्या कहेंगे, 4 आएगा, सीधी सी बात है। लेकिन अगर हम ये घटाव प्रक्रिया करके इसको सिद्ध करें तो क्या होगा, 4 में से हमने पहले 1 को घटाया तो हमारा आया 3, फिर हमने 1 को घटाया तो हमारा आया 2, फिर 1 को घटाया तो हमारा आया 1, फिर 1 को घटाया तो हमारा आया 0। 1 को हमने कितनी बार घटाया, 1, 2, 3 और 4, 4 बार घटाया और यही हमारा उत्तर आता है। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी संख्या में हम, किसी भी पूर्ण संख्या में 1 से भाग देते हैं तो हमारा क्या आता है, 4। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे अभी हम शून्य को छोड़ रहे हैं। ठीक है, किसी भी शून्य को अभी हम यहाँ छोड़ रहे हैं, छोड़ने की बात भी नहीं है, आप शून्य में भाग देंगे तो क्या आएगा। देखिए किसी भी संख्या में, आप यहाँ देख लीजिए, सीधी सी बात है, शून्य में किसी भी संख्या से आप भाग करेंगे तो क्या आएगा, शून्य आएगा। उसी तरह से अगर यहाँ पे हम, आपके यहाँ क्या देख रहे हैं, 2 में 1 से भाग किए तो यही आगे वाली संख्या आ गई, 3 में 1 से भाग किए तो 3 आ गया, 4 में 1 से भाग किए तो आगे वाली संख्या आ गई। ऐसे ही शून्य में अगर हम 1 से भाग करें तो आगे वाली संख्या यहाँ आ जाएगी, यही उत्तर हो गया। ठीक है, और ऐसे भी आप देखेंगे 1 के अलावा भी हम किसी संख्या से शून्य में भाग करें तो हमारा क्या आएगा, शून्य ही आएगा। ठीक है, क्योंकि शून्य में से हम किसी संख्या को घटा नहीं सकते। आप यहाँ पे घटाएंगे तो क्या आएगा, शून्य में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पे -6 आ जाएगा आपका। ठीक है, यानी आप कितनी बार भी घटाते जाएंगे आपको शून्य उत्तर में नहीं मिलेगा। इसलिए हम शून्य में से किसी संख्या को किसी संख्या से शून्य में भाग नहीं दे सकते। ठीक है, और जो उत्तर आएगा हमारा वो क्या आएगा, वो जो शून्य ही आएगा। नहीं देने का मतलब कि भाग नहीं दे सकते का मतलब यहाँ पे क्या है कि शून्य आएगा उत्तर हमारा। ठीक है, तो कुछ चीजें याद करने के लिए हैं, वो हम याद कर लेंगे कि किसी संख्या में अगर हम शून्य से भाग देते हैं तो परिभाषित नहीं होगा, यानी अनंत आएगा। किसी भी संख्या में हम 1 से भाग देंगे तो वही संख्या उत्तर में आएगी, और किसी भी संख्या के द्वारा अगर हम शून्य में भाग देते हैं तो हमारा उत्तर शून्य आएगा, सदैव शून्य प्राप्त होगा। और अगला देखिए, किसी भी संख्या को अगर हम उसी संख्या से भाग देते हैं तो हमारा उत्तर हमेशा 1 आएगा। यानी आप 5 को भाग देंगे 5 से तो उत्तर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ऐसे 6 को भाग देंगे 6 से तो उत्तर आएगा हमारा 1। ठीक है, तो भागा का निशान हम इस तरह से भी लगाते हैं और हम इस तरह से भी हल करते हैं, और भागा का निशान इस तरह से भी लगाया जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, इस तरह से भी भागा का निशान होता है। तो ये सारे चिन्ह आपको याद होने चाहिए।
अब आता है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अभ्यास 2D हमारा यहाँ पे शुरू हो गया। यहाँ पे आपको देखेंगे 1 2 3 4 5 प्रश्न, ठीक है। ये 5 प्रश्न अभी हम आगे तुरंत इसी के बाद तुरंत हम हल करेंगे। यहाँ पे कुछ सवाल हैं, आप यहाँ पे ये देख लीजिए। ये क्या है? राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा प्रश्न, ये आपके ही किताब में दिया हुआ है। तो यहाँ पे प्रश्न है 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या क्या है? तो 80 और 90 के बीच, जब देखिए एक तरीका तो है जब आपको भाग करने की प्रक्रिया पता हो, दूसरा आपको डिविजिबिलिटी रूल यानी भाग करने के जो नियम हैं वो आपको अगर पता है तो आप बहुत आसानी से ये पता कर सकते हैं कि 80 और 90 के बीच की अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा जो भाज्यता के नियम हैं वो। हालांकि यहाँ पे उत्तर क्या होगा? उत्तर है आपका यहाँ पे दिया भी हुआ है, तो यहाँ पे ये वाला उत्तर हमारा सही होगा। ऐसे ही है, इस प्रश्न के 5 पद हैं, 4 पद किसी न किसी रूप में एक से हैं और एक पद अन्य चारों से भिन्न है। अन्य से भिन्न पद की संख्या को उत्तर पत्र में संगत प्रश्न के सम्मुख वृत्त से घेरिए। तो इसका उत्तर भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है 5 4 26। अब देखिए ये प्रश्न मैं आपको अलग से हल कराऊंगा और कैसे हल करना है उसके तरीके भी मैं बताऊंगा। आज हम सिर्फ अभी जो 2D अभ्यास है उसको हल करेंगे। यहाँ पे 3 प्रश्न हैं, ये तीनों प्रश्न मैं कैसे हल होंगे ये बताऊंगा अगली वीडियो में, ठीक है। अभी के लिए यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रश्न के उत्तर यहीं पे दिए हुए हैं। दिए गए 5 विकल्प में लुप्त पद को ज्ञात कीजिए तथा उनकी संख्या को सही प्रश्न संख्या के सामने उत्तर पत्रक में लिखिए। ये आपको ऐसे दिए प्रश्न कंपटीशन में दिया हुआ था, वहां पे इसको हल करना था, वैसे ही प्रश्न यहाँ पे आपको दे दिया गया है। अब यहाँ पे दिया है 196 169 144 121 100, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ अलग सा दिख रहा है। इसके बाद 100 के बाद क्या आएगा? यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे कह रहा है कि ये 100 के बाद क्या आएगा, तो यही यहाँ पे बताना है। उत्तर में आपको गा दिया है, आप यहाँ से देख के उत्तर जान लेंगे, लेकिन हल कैसे हुआ ये प्रक्रिया, ये सारी नियम, ये कैसे कैसे ये हल होगा ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद जो वीडियो आएगी उसी में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा पूरी तरह से। अभी देखते हैं कि इस इकाई में हमने क्या क्या सीखा है, तो एक बार उस पर नज़र मार लेते हैं, ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद हम एक्सरसाइज को हल करते हैं। देखिए, क्रम से एक के बाद एक आने वाली संख्याएं क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। शून्य को प्राकृतिक संख्याओं के साथ सम्मिलित करने पर प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है। कोई भी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती, क्योंकि उसकी भी अनुवर्ती एक पूर्ण संख्या होती है। यदि दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ा जाता है तो योगफल सदैव पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्याओं में यह योग का संवरक प्रगुण कहलाता है या कहते हैं। दो पूर्ण संख्याओं के योग पर संख्याओं के क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी संख्याएं आगे पीछे कर दी जाएं तो भी उत्तर हमारा वही आएगा। यह पूर्ण संख्याओं में योग का क्रम विनिमय प्रगुण कहलाता है, यानी क्रम विनिमय का नियम कहलाता है। किसी पूर्ण संख्या में जीरो जोड़ने पर योगफल वही संख्या होती है, अतएव जीरो को या शून्य को पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अव्यय कहते हैं। यानी एक है, एक में शून्य को जोड़ेंगे क्या आएगा? वही संख्या आ जाएगी। तीन पूर्ण संख्याओं को जोड़ते समय किन्हीं दो का समूह पहले बना लेने से योगफल में कोई अंतर नहीं पड़ता। पूर्ण संख्याओं में यही योग संक्रिया को सहचर्य प्रगुण कहते हैं। यानी कोई भी दो अंकों का एक साथ आप जोड़ लीजिए, फिर बाद में तीसरे को जोड़िए, इससे कोई उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूर्ण संख्याओं में घटाने की संक्रिया संवरक नहीं है, ठीक है। इसके बाद दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या होता है। यह पूर्ण संख्याओं में गुणन संक्रिया का संवरक प्रगुण है। अगला देखिए, दो पूर्ण संख्याओं का आपस में गुणा करने में क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम गुणा करते हैं तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जैसे हम जोड़ते हैं उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता आगे पीछे करने का अंकों का। पूर्ण संख्याओं
में यह गुणन संक्रिया का क्रम विनिमय नियम कहते हैं। वही क्रम विनिमय जोड़ में भी होता है और गुणा में भी होता है। किसी पूर्ण संख्या और शून्य का गुणनफल सदैव शून्य होता है। यह शून्य का गुणन प्रगुण है। पूर्ण संख्याओं में एक से गुणा करने पर गुणनफल वही संख्या आती है। अतएव एक को संख्याओं में गुणन का तत्समक अव्यय कहते हैं। किन्हीं तीन पूर्ण संख्याओं में सतत गुणन संक्रिया में संख्याओं में क्रम परिवर्तित कर देने पर गुणनफल अपरिवर्तित होता है। जैसे कि पहले बताया कि जोड़ है तो भी तीनों अंकों को इधर उधर करके या दो अंकों का युग्म बना के हम जोड़ें तो भी कोई फर्क नहीं है। सेम वही चीज़ गुणनखंड गुणन में है। गुणा करने पर भी अंकों को इधर उधर करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूर्ण संख्याओं में यह गुणन संक्रिया का सहचर्य प्रगुण है। तो जोड़ और इसमें दोनों में सहचर्य प्रगुण लगता है, जोड़ और गुणा में। इसके बाद आगे देखिए, पूर्ण संख्याओं में गुणन संक्रिया योग और घटाना दोनों संक्रियाओं पर वितरित होती है। विभाजन की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए संवरक नहीं है। यानी जो डिवीजन होता है वहां पे पूर्ण संख्याओं में संवरक नहीं होती है, जो विभाजन की संक्रिया होती है। ठीक है। किसी पूर्ण संख्या में यानी विभाजन करने में क्या होता है ना, हमेशा पूर्ण संख्याएं नहीं आती। कभी कभी ऐसा होता है कि दशमलव संख्याएं भी आने लगती हैं, तो वो पूर्ण संख्या नहीं होती। ठीक है। किसी पूर्ण संख्या में शून्य से भाग परिभाषित नहीं है। किसी पूर्ण संख्या में एक से भाग देने पर भागफल सदैव वही संख्या प्राप्त होती है। किसी भी संख्या में एक से भाग कर दीजिए, वही संख्या आ जाएगी। शून्य को किसी शून्योत्तर संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव शून्य आता है। शून्य में किसी संख्या से भाग करिए, शून्य ही आएगा। किसी शून्योत्तर पूर्ण संख्या में उसी शून्योत्तर पूर्ण संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव एक आता है। यानी कोई संख्या है, उसमें उसी संख्या से हम भाग देंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा, एक आएगा। ठीक है। तो ये चीज़ें हमने रिवाइज की, क्या क्या हमने इस पाठ में पढ़ा है। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं सीधा अभ्यास 2D को। यहाँ पे देखिए, प्रश्न था हमारा, एक संख्या रेखा दी थी। संख्या रेखा पर हमको क्या करना था, विभाजन करना था। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, संख्या रेखा पर जो ये लिखा हुआ है इसको हमें अंकों में लिख के दिखाना है। ठीक है। तो आप देखेंगे संख्या स्टार्ट हुई 2 से। ठीक है। फिर 2 से फिर 2 पे गई, फिर 2 से 2 पे गई, फिर 2 से 2, यानी इसमें क्या हुआ, टोटल संख्याएं कितनी है, टोटल है 12। ठीक है। 12 में से एक बार 2 घटा तो एक बार 2 घटा लीजिए, कितना बचा, 10 बचेगा। फिर अगली बार 2 घटा, क्योंकि 2 में 2 जोड़ेंगे तभी तो 4 होगा, तो यानी 2 अंक ज़्यादा हो गया। फिर से 2 घटा दिए हमने, 8 आ गया। फिर यहाँ पे हमने 2 घटा दिया, 2 घटाएंगे कितना आएगा, 6 आ गया। फिर 2 घटाएंगे, 6 में से 2 घटेगा कितना आ गया, 4 आ गया। अब जो 4 आया है, 4 में से क्या करेंगे, 4 में से फिर ये 2 घटेगा तो 2 बचा, और यहाँ पे फिर 2 घटेगा, 2 से 2 घटा दीजिए, कितना बचा, 0। तो कितनी बार हमने 2 को घटाया, 1 2 3 4 5 और 6, यानी 6 बार घटाया। ये हमारा हो गया उत्तर। तो संख्या रेखा पर क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है, यही दिखाने की कोशिश की जा रही है कि 12 को 2 से भाग किया जाए तो उत्तर 6 आएगा। ठीक है। यहाँ पे हमने 2 को कितनी बार घटाया, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है। तो वही 6 हमारा उत्तर आ गया। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2, 21 भागा 3 बराबर 7 के संगत गुणात्मक तथ्य 3 गुणे 7 बराबर 21 है। अतः निम्नांकित तथ्यों के संगत गुणात्मक तथ्य को बताइए। अब देखिए क्या है, यहाँ पे एक दिया हुआ है 56 भागा 8, ये है बराबर 7 के, और दूसरा है 66 भागा 11 जो बराबर है 6 के। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 21 भागा 3 था तो 7 आया, तो 7 तो यहीं पे है। ठीक है। इस 3 का इसमें गुणा कर दिया गया है, तो सेम चीज़ यहाँ करेंगे हम, सेम चीज़ वही होगी ना। तो हमने क्या किया, 7 तो हमारा यहाँ पे वही है, और उसके बाद 8 से इसमें गुणा कर देंगे, ये हो गया।
तो आप यहाँ देखिए 8 गुणे 7 बराबर 56 आ गया हमारा। वही चीज़ यहाँ पे 6 है तो 6 हमने लिख दिया और फिर 11 से हमने यहाँ पे गुणा कर दिया, जैसे ऊपर दिखाया गया है उसी हिसाब से। तो यहाँ पे 11 छक 66 आ जाएगा हमारा। तो जिस नियम से ऊपर काम किया गया है उसी नियम से हमने नीचे के प्रश्नों को भी हल कर दिया है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न नंबर 3 कह रहा है 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या 13 है। अब यहाँ पे आपको दिया गया है, कह रहा है कि 117 दिया हुआ है, इसको इस तरह से लिखिए कि ये दो संख्याओं में व्यक्त हो, जिसमें से एक संख्या आपको दी गई है। तो एक संख्या हमको 13 दी गई है। ठीक है, तो हमको ये बताना है 13 गुणे कितना किया जाए कि 117 आ जाए हमारा। तो हम क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए 13 से भाग कर देंगे 117 को। तो जब आप 13 से 117 को भाग करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये आएगा हमारा 9। ठीक है, हमारा रिजल्ट आएगा 9। 9 त्रिक 27 ऐसे गुणा कर लेंगे हम। या आपको अगर पहाड़ा याद है तब तो बहुत अच्छा है, पहाड़ा आप सीधे पढ़ेंगे आपको यहाँ पे 117 मिल जाएगा और ये कट जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा आपको उत्तर मिल जाएगा। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 13 गुणे 9 जो कि हमारा मिल जाएगा उत्तर 117। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे लिखिए 117 भागा 13, उत्तर हमारा आ गया 9। अब इसको दो संख्याओं में कह रहा है लिखने को, दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त करना है। तो क्या करेंगे, 13 गुणे 9 लिख दीजिए जो कि बराबर होगा 117 के। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 4, क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है कि जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त हो? हाँ, तो ऐसी संख्या बिल्कुल है। एक को अगर हम एक से भाग करें तो उत्तर क्या आएगा, वही संख्या आएगी। प्रश्न में यही तो कह रहा है कि कोई ऐसी संख्या बताइए जिसको स्वयं से विभाजित किया जाए, यानी जो संख्या हो उसको उसी संख्या से विभाजित किया जाए और वही संख्या प्राप्त हो। तो एक के अलावा कोई संख्या हो सकती है? सोच के देखिए, जैसे 2 है, 2 को भाग करिए 2 से तो क्या आएगा, एक ही आएगा। 3 को भाग करेंगे 3 से तो क्या आएगा, एक आएगा। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि उसी संख्या से भाग दीजिए, जो संख्या है उसको उसी संख्या से भाग दीजिए। तो यहाँ पे जो संख्या थी 2, उसको हमने 2 से ही भाग किया, लेकिन उत्तर हमारा दूसरा आ रहा है। लेकिन एक के साथ ऐसा नहीं है। एक क्या है, वही संख्या है, इसी संख्या को हमने इसी संख्या से भाग किया और उत्तर भी हमारा वही संख्या आ रही है। तो ये हो गया हमारा उत्तर। अगला प्रश्न है हमारा, क्या दो विभिन्न शून्योत्तर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त तो है या होता है? तो उत्तर होगा नहीं। देखिए, गुणा करने में यहाँ पे मैं दोनों बता देता हूँ। जैसे 4 गुणे हम 5 करेंगे तो 20 आएगा, 20 आएगा, 5 चौक 20 होता है। अब यहाँ पे हम संख्याओं को आगे पीछे कर दें, 5 गुणे 4 कर दें तो भी हमारा क्या आएगा, 20 ही आएगा। ठीक है, अब एक यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम 2 को भाग करते हैं, सॉरी एक थोड़ा सा बड़ा अंक ले लेते हैं, जैसे 4 है, 4 को भाग किया हमने 2 से। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 2 आ गया। लेकिन अगर हम 2 को ऊपर कर दें, 4 को नीचे कर दें, तो आप भाग करके बताइए क्या 2 आएगा? नहीं आएगा। भाग करने पे क्या आएगा, 1/2 आएगा। यहाँ पे 2 आ रहा था, यहाँ पे 1/2 आ रहा है, यानी जो भागफल है वो समान नहीं आएगा, लेकिन गुणनफल समान आता है। अंकों को आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता गुणनफल में, भागफल में फर्क पड़ता है। इसीलिए हमारा उत्तर क्या होगा यहाँ पे, नहीं। सीधा हम कहेंगे नहीं, भागफल में ऐसा हम नहीं कर सकते। तो चलिए, ये अभ्यास प्रश्न थे। अभ्यास आपका हल हो चुका है। कहीं कोई दिक्कत हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, साथ साथ सब्सक्राइब के बगल में जो घंटा का आइकन है उसको भी ज़रूर दबा दीजिए। ठीक है, वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।